स्वागत है आज की इस गहन चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने मेरे और शायद दुनिया भर के लाखों लोगों के सोचने का नजरिया काफी हद तक बदल दिया है। जी बिल्कुल, और ये विषय भी बहुत खास। हाँ, तो हम मॉर्गन हाउसेल की जो बेहद चर्चित किताब है ना, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी पैसे का मनोविज्ञान, हम आज उसी के इर्द गिर्द बुने गए विचारों को डिकोड करने वाले हैं। और इस किताब को पाठकों और समीक्षकों से 4.8/5 की जो शानदार रेटिंग मिली है, वो बिना किसी वजह के नहीं है। एकदम सही कहा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आज का हमारा मिशन कोई तकनीकी ज्ञान देना नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो बाजार को थोड़ा बहुत समझता है, वो जानता है कि हम यहाँ स्टॉक मार्केट के ग्राफ या पीई रेशो डिस्कस करने नहीं बैठे। बिल्कुल। या रातों रात पैसा दोगुना करने का कोई गणित समझने नहीं बैठे। आज का मुख्य उद्देश्य उस माइंडसेट और व्यवहार को डिकोड करना है जो असल में किसी भी इंसान की आर्थिक स्थिति को तय करता है। सही बात है। इसे इस तरह से सोचिए। कल्पना करें कि दो लोग हैं और दोनों बिल्कुल बराबर कमाई करते हैं। दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, एक ही जैसी नौकरी में हैं, लेकिन एक व्यक्ति समय के साथ धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे के अमीर बन जाता है और दूसरा अपनी पूरी जिंदगी पैसों के लिए बस संघर्ष ही करता रहता है। हाँ, हर बार प्रमोशन मिलने के बाद भी उसका संघर्ष खत्म नहीं होता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इसका उत्तर किसी स्प्रेडशीट या किसी बहुत ही जटिल फॉर्मूला या कैलकुलेटर में नहीं छिपा है। अच्छा जी, ये पूरी तरह से इंसानी व्यवहार और मनोविज्ञान का खेल है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि पैसे के मामले में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई इंसान कितना होशियार है या उससे फाइनेंस का कितना गहरा ज्ञान है ना? बिल्कुल। लेकिन हाउसेल का ये विचार स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि आर्थिक सफलता केवल वित्तीय ज्ञान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान का व्यवहार कैसा है ना? मतलब ये कि हम पैसों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। हाँ, देखिए, स्कूल और यूनिवर्सिटियों में पैसे का गणित तो बहुत ही आसानी से सिखा दिया जाता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना कैसे करें या बैलेंस शीट कैसे पढ़ें, वो तो सब सीख ही लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि जब बाजार में भारी गिरावट आ रही हो तो अपने डर को कैसे काबू में रखें। उफ, वो तो सबसे मुश्किल काम है ना? या जब चारों तरफ लोग रातों रात अमीर हो रहे हों तो उस फोमो से, मेरा मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, और लालच से कैसे बचें। असल खेल गणित का है ही नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से इंसान के दिमाग के अंदर चलने वाली उथल पुथल का है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। इसका मतलब है कि पैसा कमाने या अमीर बनने का कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है जिसे रट कर कोई भी करोड़पति बन जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्योंकि आज के दौर में तो हम देखते हैं कि हर तरफ कोई ना कोई शॉर्टकट बेचा जा रहा है। हाँ, वो तो है। कोई नई क्रिप्टो करेंसी आ गई, कोई नया ऑप्शन ट्रेडिंग का तरीका आ गया। तो क्या लोग इसमें फंसते नहीं है? फंसते हैं ना। और किताब का सबसे बड़ा तर्क भी यही है कि पैसे का खेल गणित से ज्यादा व्यवहार का है। जो व्यक्ति रातों रात अमीर बनने की कोशिश करता है, जो सोचता है कि वो बाजार को चकमा दे देगा, बिल्कुल, जो सोचता है कि कोई शॉर्टकट निकाल लेगा, वो अक्सर सबसे भारी नुकसान उठाता है। ये वो मानसिकता है जहां लोग किसी अनजान जगह पर सारा पैसा लगाकर रातों रात अपनी पूरी जिंदगी बदलने का सपना देखते हैं। लेकिन हकीकत में क्या बिना किसी रोमांचक दांव के सच में बड़ी संपत्ति बनाई जा सकती है? मेरा मतलब है बिना रिस्क लिए। यहीं पर धैर्य और अनुशासन का असली महत्व सामने आता है। और सच कहूं तो ये हिस्सा बिल्कुल भी रोमांचक नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बेहद उबाऊ है, बोरिंग है। हाउसेल समझाते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो धीमी गति से ही सही, लेकिन बहुत ठोस रूप से संपत्ति बनाता है। मतलब वो जो कछुए और खरगोश वाली कहानी। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाना, उसे सही जगह निवेश करना और फिर सालों तक, बल्कि दशकों तक उसे भूल जाना। ये सुनने में तो सच में किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा रोमांचक नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन यही उबाऊ प्रक्रिया असल में सबसे ज्यादा काम करती है। एक अनुशासित व्यक्ति भावनाओं में बहकर आर्थिक फैसले नहीं लेता। जैसे जब बुल मार्केट चल रहा होता है और हर कोई पैसा बना रहा होता है। हाँ, तब वो अपनी हैसियत से बाहर जाकर कर्ज नहीं लेता। और जब मार्केट क्रैश होता है तब वो घबराहट में अपने शेयर नहीं बेचता। वो पैनिक नहीं करता।
सही कहा। वो जानता है कि असली परिणाम रातों रात नहीं बल्कि दशकों के उबाऊ इंतजार के बाद मिलते हैं। ये अनुशासन ही है जो एक औसत दर्जे की समझ वाले व्यक्ति को भी एक वित्तीय जीनियस से आगे निकाल सकता है। जी बिल्कुल। अगर वो जीनियस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न रख सके तो एक आम इंसान अपने अनुशासन से उसे पीछे छोड़ सकता है। दशकों का उबाऊ इंतजार, और यहीं से हम उस जादुई कंसेप्ट की तरफ मुड़ते हैं जिसने दुनिया के कई लोगों की किस्मत बदली है। आप कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मेरा मतलब है कंपाउंडिंग की असली ताकत। इस चर्चा में एक बेहद विशिष्ट और चौंकाने वाला उदाहरण है जिस पर गौर करना सच में जरूरी है। जी बताइए। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए का निवेश करे। अब जो लोग फाइनेंस को समझते हैं उनके लिए आज के समय में 5,000 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन असली चुनौती वो रकम नहीं है, असली चुनौती है समय। अगर वो व्यक्ति बिना रुके, बिना डरे लगातार 15 से 20 साल तक ऐसा करता रहे तो कंपाउंडिंग के कारण ये रकम कई गुना बढ़ सकती है। बिल्कुल। ये सिर्फ जोड़ना नहीं है, ये गुणा करना है। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इंसानी दिमाग लीनियर यानी सीधी रेखा में सोचने के लिए बना है। हाँ, एक्सपोनेंशियल या तेजी से बढ़ने वाले ग्राफ को समझना हमारे दिमाग के लिए स्वाभाविक नहीं है। एकदम सही। जब 10 साल तक वो 5,000 रुपए कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं दिखाता तो लोग अक्सर बोर होकर उसे निकाल लेते हैं। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो वॉरेन बफेट का उदाहरण इस बात को पूरी तरह से और बहुत ही शानदार तरीके से साबित करता है। अरे हाँ, वॉरेन बफेट। पूरी दुनिया उन्हें सबसे महान निवेशकों में से एक मानती है। अक्सर उनकी बुद्धिमत्ता, उनके कंपनियों को चुनने के तरीके और उनके बाजार को समझने की क्षमता की बहुत तारीफ की जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सच है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति का लगभग 90% से भी ज्यादा हिस्सा 90% से भी ज्यादा? जी हाँ, 90% से भी ज्यादा हिस्सा उनकी उम्र के 65 साल के होने के बाद बना। बाप रे, ये तो सच में हैरान करने वाला आंकड़ा है। और ये कोई तुक्का नहीं है। उन्होंने बचपन से ही निवेश करना शुरू कर दिया था। उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि वे एक अच्छे निवेशक हैं, बल्कि रहस्य यह है कि वे पिछले 75 सालों से लगातार एक अच्छे निवेशक बने हुए हैं। बिल्कुल। कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए जिस सबसे जरूरी चीज की आवश्यकता होती है वो है समय। अगर बफेट ने अपना निवेश 60 साल की उम्र में रोक दिया होता और रिटायर होकर बस गोल्फ खेलने चले गए होते तो शायद आज दुनिया भर में कोई उनका नाम भी नहीं जानता। सही कहा। उनकी असली ताकत उनका दिमाग नहीं बल्कि उनका समय और उनका धैर्य है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि देखिए, एक तरफ हम धैर्य और दशकों तक इंतजार करने की बात कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही लंबी और शांत प्रक्रिया है, और दूसरी तरफ हम उस समाज में रहते हैं जहां सब कुछ तुरंत चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है। समाज की मानसिकता अक्सर अमीर दिखने पर केंद्रित होती है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, है ना? हर नई सीरीज की महंगी कार, हर साल बदला जाने वाला प्रीमियम स्मार्टफोन, ब्रांडेड कपड़े और शानदार वेकेशन की तस्वीरें, ये सब आखिर क्या है? लोग ये सब इसलिए खरीदते हैं ताकि दुनिया को, अपने पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को बता सकें कि उनके पास पैसा है। बिल्कुल। लेकिन ये अमीर दिखना है, असल में अमीर होना नहीं है। तो क्या ये दिखावा ही इंसान को असली संपत्ति बनाने से रोकता है? ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे गहरा और सबसे ज्यादा नजरिया बदलने वाला बिंदु है। किताब में एक बहुत ही सटीक और तीखी बात कही गई है। वो क्या? जो पैसा दिख रहा है वो असल में खर्च हो चुका है। जो पैसा दिख रहा है वो खर्च हो चुका है। वाह! ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। जब कोई व्यक्ति सड़क पर 50 लाख की लग्जरी कार चलाता हुआ दिखता है तो समाज सोचता है कि वो आदमी कितना अमीर है। लोग उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन वित्तीय दृष्टिकोण से इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब उस व्यक्ति की कुल संपत्ति में से 50 लाख रुपए कम हो गए हैं। सही बात है। या इससे भी बुरा, शायद उसने एक बड़ा कर्ज ले लिया है जिसकी ईएमआई वो अगले कई सालों तक चुकाएगा। और वो ईएमआई उसकी संपत्ति को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। बिल्कुल। असली अमीर लोग जो वास्तव में अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं और पुश्तैनी दौलत बना रहे हैं, वे अक्सर सादगी से रहते हैं। वे दिखावे की इस चूहा दौड़ में शामिल नहीं होते। तो उनका असली पैसा होता कहाँ है? उनका असली पैसा वो है जो दुनिया को दिखाई ही नहीं देता, यानी वो पैसा जो शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में, रियल एस्टेट में या किसी व्यवसाय में निवेश किया गया है। असली दौलत हमेशा अदृश्य होती है।
लेकिन यहाँ एक पेच है और मुझे लगता है कि इस पर सवाल उठाना जरूरी है। जी पूछिए। अगर हम उन लोगों को देखकर प्रभावित ना हो जो सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और अगर दौलत वो है जो खर्च नहीं की गई, जो अदृश्य है, तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर इंसान अपनी सारी इच्छाओं को मारकर सिर्फ पैसा जमा ही करता रहे, अगर उसे खर्च ही नहीं करना है, तो फिर इस पैसे का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सिर्फ बैंक का बैलेंस बढ़ाना या मरने से पहले सबसे अमीर आदमी बनना ही जिंदगी का मकसद है? क्या हाउस हॉल ने इस बात पर कोई रोशनी डाली है कि बचत और वर्तमान का आनंद लेने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है और यहीं पर वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम का विचार पूरी स्पष्टता के साथ सामने आता है। वित्तीय स्वतंत्रता? वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान एक सन्यासी की तरह जीवन जिए या अपनी इच्छाओं का गला घोट दे। तो फिर इसका मतलब क्या है? और ना ही इसका मतलब ये है कि दुनिया की हर महंगी चीज खरीद ली जाए। इसका असली मतलब है अपने समय पर पूरी तरह से नियंत्रण होना। अपने समय पर नियंत्रण? जी, जब किसी के पास पर्याप्त पैसा और सही निवेश होता है तो उसे मजबूरी में वो काम नहीं करना पड़ता जो उसे नापसंद हो। मतलब उसे किसी बॉस की डांट नहीं खानी पड़ती या 9 से 5 की उस नौकरी में नहीं फंसना पड़ता जो उसे पसंद नहीं है। बिल्कुल। असली अमीरी तब है जब कोई इंसान सुबह उठकर ये कह सके कि आज मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, उन लोगों के साथ करूंगा जिनके साथ मैं रहना चाहता हूँ। और जब तक चाहूंगा तब तक करूंगा। ये तो सच में बहुत बड़ी आजादी है ना? पैसा सीधे तौर पर खुशी नहीं खरीदता। अगर ऐसा होता तो हर अरबपति दुनिया का सबसे खुश इंसान होता। जो कि हम जानते हैं कि सच नहीं है। बिल्कुल, लेकिन पैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज खरीदता है, वो है स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता इंसान को अपने जीवन के निर्णय खुद लेने की ताकत देती है। और मनोविज्ञान कहता है कि अपने समय और फैसलों पर ये नियंत्रण ही इंसान को सबसे ज्यादा मानसिक शांति और खुशी देता है। अपने समय का मालिक होना दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ये किसी भी महंगी गाड़ी या घर से ज्यादा कीमती है। एकदम सही। लेकिन इस सफर में एक और पहलू है जिससे नजरअंदाज करना बेवकूफी होगी। जब हम दशकों के निवेश और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक सीधी रेखा में चलेगा। हाँ, लेकिन असल जिंदगी ऐसी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। जोखिम, रिस्क और अचानक आने वाली मुसीबतें हमेशा मौजूद रहती हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब निवेश की बात होती है तो अनिश्चितता एक ऐसा शब्द है जिससे लोग अक्सर घबरा जाते हैं। लोग डरते हैं अनिश्चितता से। लोग चाहते हैं कि उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे और लगातार बढ़ता भी रहे। लेकिन सच ये है कि मार्केट हो, कोई नया बिजनेस हो या जीवन का कोई भी आर्थिक फैसला, कुछ भी 100% सुरक्षित नहीं है। एकदम सही। दुनिया बहुत ही अप्रत्याशित है। अनिश्चितता इस खेल का एक अभिन्न अंग है, कोई बग नहीं है। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? इसलिए एक समझदार आर्थिक मानसिकता ये मानकर नहीं चलती कि सब कुछ ठीक वैसी ही योजना के अनुसार होगा जैसा स्प्रेडशीट में लिखा गया है। वो बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहती है। बिल्कुल, वो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहती है कि योजनाएं विफल भी हो सकती हैं, महामारियां आ सकती हैं, मंदी आ सकती है। इसी कारण मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा की गुंजाइश रखना इतना जरूरी है। यानी अपना सारा पैसा एक ही जगह दांव पर नहीं लगाना चाहिए। हाँ, हर पैसा एक ही जगह नहीं लगाया जाता। कुछ पैसा हमेशा आपातकाल के लिए सुरक्षित रखा जाता है ताकि जब बुरा वक्त आए तो इंसान को घबराहट में अपने लंबे समय के निवेश न बेचने पड़े। और यहीं पर बचत यानी सेविंग्स का एक बिल्कुल नया नजरिया सामने आता है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि बचत करने का मतलब है कि किसी नई कार, घर के डाउन पेमेंट या किसी विदेश यात्रा के लिए पैसा जोड़ा जा रहा है। हाँ, लोग अक्सर किसी खास खर्चे के लिए ही बचत करते हैं। यानी बचत किसी न किसी खर्चे से जुड़ी होती है। लेकिन जो विचार यहाँ उभर कर आ रहा है उसके अनुसार बचत का मतलब सिर्फ किसी खास लक्ष्य के लिए पैसा जमा करना नहीं है। तो फिर क्या है? बचत का असली मतलब है भविष्य के लिए अवसर खरीदना। बहुत खूब। जब दुनिया में अनिश्चितता आती है, जैसे कोई अचानक आई आर्थिक मंदी, तो जिन लोगों के पास बचत नहीं होते बेखौफ में आ जाते हैं। सही बात। उनकी नौकरियां खतरे में पड़ जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन जिनके पास बिना किसी खास लक्ष्य के की गई ठोस बचत होती है उनके लिए वो मंदी एक अवसर बन जाती है। बिल्कुल,
वे उस वक्त सस्ते में निवेश कर सकते हैं या बिना डरे अपनी नौकरी बदल सकते हैं। सही बात है। यानी बचत असल में वो ढाल है जो दुनिया की अनिश्चितता के खिलाफ खड़ी होती है और जोखिम लेने की आजादी देती है। यह विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। जब किसी के पास एक मजबूत बचत होती है तो वह अपनी नौकरी में ज्यादा स्वतंत्रता और आत्मविश्वास महसूस करता है। वो नए विचार आजमा सकता है, कोई नया व्यवसाय शुरू करने का जोखिम ले सकता है या फिर थक जाने पर आराम से एक ब्रेक ले सकता है। और ये सब सिर्फ इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आज के दिखावे वाले खर्चों को रोककर अपने भविष्य के लिए आजादी खरीदी है। बिल्कुल। अमीर बनने और बने रहने का सबसे आसान और सीधा तरीका जो इस किताब के पन्नों से निकल कर आता है वो यही है कि अपने ईगो यानी अहंकार को अपने खर्चों से अलग रखा जाए। ये बहुत बड़ी बात है। जी, खर्चों को कम रखना और अपनी बचत दर को बढ़ाना कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए बहुत ऊंचे IQ की जरूरत हो। ये पूरी तरह से खुद पर नियंत्रण रखने और समाज को प्रभावित करने की इच्छा को त्यागने का विषय है। तो अब अगर हम इस पूरी गहन चर्चा से निकले सबसे अहम विचारों को एक साथ जोड़ें तो कुछ बहुत ही स्पष्ट और जीवन बदलने वाले सबक सामने आते हैं। जी बिल्कुल। पहला और सबसे बड़ा सबक ये है कि पैसे को कभी भी सिर्फ गणित के चश्मे से ना देखें। ये पूरी तरह से व्यवहार और भावनाओं का खेल है। अपनी भावनाओं, खासकर डर और लालच पर नियंत्रण रखना किसी भी तकनीकी विश्लेषण से ज्यादा जरूरी है। दूसरा, कंपाउंडिंग को उसका काम करने के लिए समय दें। रातों रात परिणाम की उम्मीद ना करें, बल्कि लंबे समय के उबाऊ लेकिन लगातार निवेश के जादू पर भरोसा करें। एकदम सही। तीसरा, समाज के दबाव में आकर दिखावे से बचें। अमीर दिखने की खोखली चाहत की जगह असल में अमीर होने की ठोस नींव पर ध्यान दें। और चौथा, अनिश्चितता को जीवन का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करें और हमेशा उसके लिए एक सुरक्षित घेरा बनाकर रखें, ताकि एक बुरा दिन पूरी जिंदगी की मेहनत को बर्बाद ना कर दे। और सबसे अहम बात, अपने पैसे का इस्तेमाल और अधिक भौतिक चीजों को इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी, अपनी शांति और अपने समय को वापस खरीदने के लिए करें। ये चर्चा निश्चित रूप से हर उस इंसान के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है जो अपने पैसों के प्रति एक सही सोच विकसित करना चाहता है। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए भी है जो शेयर बाजार या निवेश की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे हैं लेकिन नुकसान से डरते हैं, या फिर जो जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता की तलाश में है। हाँ, क्योंकि ये कोई ऐसा फॉर्मूला तो है नहीं जो रातों रात किसी को करोड़पति बना देगा। जी नहीं, ये तो जीवन भर के लिए एक सही और संतुलित मानसिकता बनाने की बात है। अगर लोग इस मानसिकता को गहराई से अपना लें तो उनका पैसे के साथ रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। और ये रिश्ता चिंता और तनाव की जगह जीवन में अभूतपूर्व शांति लाएगा। बिल्कुल। पैसा फिर एक मास्टर नहीं बल्कि एक टूल बन जाएगा। सही कहा। और इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार जो सच में दिमाग में अटक जाता है और चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है, उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। जी बताइए। चूंकि हमने ये स्थापित किया कि असली संपत्ति वो है जो खर्च नहीं की गई, वो दौलत जो अदृश्य है और जो भविष्य के लिए निवेश में लगी है, तो अगली बार जब कोई शानदार चमकती हुई महंगी कार में से उतरे या सोशल मीडिया पर अपनी बेहद खर्चीली और आलीशान लाइफस्टाइल का दिखावा कर रहा हो, तो उस चमक दमक से प्रभावित होने के बजाय क्या ये सोचना ज्यादा सही नहीं होगा कि उस व्यक्ति के पास अब